काफ़ी इन्वेस्टर्स, चाहे नए इन्वेस्टर हो चाहे पुराने इन्वेस्टर हो, अगर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ज़्यादातर वो लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, सिर्फ उतना ही देखते हैं और छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। बट ये सबसे गलत तरीका है कोई भी कंपनी को फंडामेंटली रीड करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने का। हमेशा कंपनी के तीनों स्टेटमेंट, जैसा कि हम लोग को ऑलरेडी पता है, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं वो एक स्टेटमेंट होता है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, और तीसरा होता है बैलेंस शीट स्टेटमेंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे समझते हैं और क्यों बैलेंस शीट देखना काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस हो जाता है जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे एनालिसिस बैलेंस शीट का। ठीक है, बैलेंस शीट रीड कैसा करते ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्केट्स का चार्ट लिया है, या एवेन्यू सुपरमार्केट्स का मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैंने ओपन करा हूँ। अभी एवेन्यू सुपरमार्केट्स मैंने क्यों लिया हूँ, जिसको हम लोग डीमार्ट भी कहते हैं, क्योंकि डीमार्ट का ऑलरेडी मैंने चैनल पर एक टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो डाला था, आप वो जाकर देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा होगा तो। मैं पहले ही बता दूं, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के पर्पस के हिसाब से, एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं एवेन्यू सुपरमार्केट्स ले रहा हूँ। कोई दूसरी कंपनी भी आप लेके खुद अपना एनालिसिस कर सकते हो, जो भी आप इस वीडियो में सीखोगे। ठीक है, तो वीडियो में अभी मैं पहले तो आप लोगों को बताता हूँ बैलेंस शीट में क्या क्या देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर देता हूँ अपना। अभी बैलेंस शीट में तीन चीज़ें होती है, बट तीनों चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबा देना, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। आर ओ सी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, आने वाले टाइम पे पी रेशो, पी बी रेशो, और भी बहुत सारे रेशियोज, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो आएंगे। तो आप नोटिफिकेशन घंटी दबाओगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, और कमेंट भी ज़रूर करना कि आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, और कौन से नए नए वीडियोज़ आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस शीट समझने के लिए ना सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एसेट्स एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है। ठीक है, अभी एसेट्स और लाइबिलिटी समझने के लिए ना एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो मैं कहूँगा कि ये बुक एक बार जाके पढ़ लेना। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली बुक है। किसी भी मतलब किसी को भी अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में या नॉर्मल पर्सनल फाइनेंस के बारे में भी अगर सीखना है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बिगिनर फ्रेंडली बुक है। अगर आपको ये बुक नहीं पढ़ना है, अगर आपको एसेट्स और लाइबिलिटी के हिसाब से और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, या ये बुक का रिव्यू ही चाहिए, तो भी कमेंट करके बता देना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर बुक रिव्यू भी लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो एसेट्स और लाइबिलिटी दो चीज़ें हम लोग को समझना ज़रूरी है। साथ ही साथ बैलेंस शीट में एक और एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विटी। ठीक है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, बट पहले हम लोग एसेट और लाइबिलिटी समझ लेते हैं। तो एसेट का मतलब क्या होता है, जिससे आपके जेब में या आपके पास जिससे इनकम आ रही हो या पैसे आ रहे हो। ठीक है, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होता है, जिसमें से आपकी इनकम जा रही हो या पैसे आपके जेब से जा रहे हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। ठीक है, एसेट्स आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं। अभी मान लो कि ये जैसे इस लैपटॉप पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये लैपटॉप मेरे लिए एक एसेट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर, मेरा कहीं ना कहीं मैं अपना एक बिजनेस चला रहा हूँ, इससे मैं इस पर ट्रेडिंग करता हूँ, इससे मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो ये मेरे लिए एक एसेट हो गया, क्योंकि इसका यूज़ करके मैं कहीं ना कहीं इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। अभी कोई और बंदा है, ठीक है, सेम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, कोई और बंदा है जिसके पास भी सेम लैपटॉप है, ठीक है, लेकिन वो बंदा ना यूट्यूब वीडियोस बना रहा है, ना ट्रेडिंग कर रहा है, ना उसके स्कूल में काम आ रहा है, उसने सिर्फ रखा है यूट्यूब देखने के लिए, नेटफ्लिक्स देखने के लिए। अभी वो नेटफ्लिक्स देखने के लिए उसके मतलब अकाउंट से पैसे जाएंगे, लैपटॉप के लिए जो अलग सब्सक्रिप्शन लगता है, मान लो 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन लगता है, अगर वो मोबाइल में देखता है तो उसको सिर्फ 150 रुपये पड़ते हैं। तो ये जो 50 रुपये एक्स्ट्रा उसकी जेब से जा रहे हैं लैपटॉप में नेटफ्लिक्स यूज़ करने के। फिर साथ ही साथ वो और भी कोई और टूल्स उसे भी या कुछ भी और
सब्सक्रिप्शन लेता रहेगा, जो सिर्फ लैपटॉप में चलते होंगे, कुछ गेम्स वेम्स खेलता होगा, तो उसके जेब से पैसे जा रहे हैं, तो यही सेम लैपटॉप मेरे लिए एसेट बन गया, किसी और के लिए शायद वो लाइबिलिटी बन सकता है। तो ये चीज़ का हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो एसेट्स का सीधा सीधा मतलब अगर हम लोग यहाँ पर समझेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपका बिजनेस में या आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आपके जेब में पैसे डाल रहा है, उसको हम लोग एसेट्स कहेंगे। और जो चीज़ आपके जेब से पैसे निकाल रही है उसको हम लोग लाइबिलिटी कहेंगे। अभी कंपनी के लिए एसेट और कंपनी के लिए लाइबिलिटी क्या होती है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी कंपनी के लिए एसेट्स क्या हो सकते हैं? कंपनी का प्लांट, यानी कि जो उसका गोडाउन वो सब है वो उसके लिए एसेट होगा, क्योंकि उधर ही वो लोग अपना माल वो सब मशीनरी वो सब रखते रहेंगे। तो उसी जगह के वजह से वो लोग को कहीं ना कहीं बिजनेस मिल रहा है, तो ये वो लोग का एक एसेट हो गया। मशीनरी, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट बना रही होगी, ठीक है, कंपनी प्रोडक्ट बना रही होगी तो उसके लिए मशीनरी लगेगी। जैसे कि मान लो ये लैपटॉप है अभी, या मान लो एप्पल की कंपनी है, ठीक है, एप्पल को अभी एक प्लांट चाहिए, जगह चाहिए जिधर वो लोग सब मोबाइल वो लोग के लैपटॉप एप्पल वॉच और सब बनाएंगे। फिर उसके बाद मशीन भी तो चाहिए होगी ना, कि वो मशीन बनाने के लिए भी मतलब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए भी कोई ना कोई मशीनरी लगती रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो वो लोग के रॉ मटेरियल्स है वो भी वो लोग के एसेट्स ही हो गए। ठीक है, रॉ मटेरियल्स एसेट्स हो गए। फिर इन्वेंट्री, ये लोग के एसेट्स हो गए। इन्वेंट्री यानी कि क्या होता है कि जो ये लोग का माल है, जो बना बनाया माल है, वो बनने के बाद जब ये लोग बेचेंगे तो बेचने से पहले तो वो इन्वेंट्री रहता है ना, जो आपके दुकान में आपका जो माल पड़ा है, तो आपका इन्वेंट्री हो गया, तो वो भी आपका एसेट्स है, क्योंकि वो बेचोगे तभी आपको पैसे आएंगे, तो ये आपका एसेट्स हो गया। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा? लोन्स, सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट लाइबिलिटीज हम लोग इसको कह सकते हैं, लोन। ठीक है, कि मान लो आपने बिजनेस चलाने के लिए लोन लिया होगा, तो वो लोन को आपको चुकता करना है कभी ना कभी, साथ ही साथ उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता होगा हर महीने या हर क्वार्टर, हर 6 महीने, जो भी है, मतलब जैसा भी आपका कमिटमेंट हुआ है बैंक से या जिस जिस भी पार्टी से आपने लोन लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद पेएबल्स हो गए, यानी कि जिस भी सप्लायर से आपने माल लिए हैं तो उसको माल के पैसे देने होंगे। फिर और भी कोई भी जिधर का पैसा, जो पैसा आपको बाहर देना होगा, आपके बिल्स हो गए। ठीक है, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद और भी कुछ भी चीज़ें जो कंपनी को बाहर देना है वो कंपनी का लाइबिलिटी में आ गया। ठीक है, अभी एसेट और लाइबिलिटी में भी ना दो चीज़ें होती है। ठीक है, मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताता हूँ, ये एक बार इधर से हटा देता हूँ। ठीक है, एसेट और लाइबिलिटी में भी दो चीज़ें होती है, वो दोनों चीज़ों का भी बहुत हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अभी अगर हम लोग को बताओ, अगर पहले बताओ तो एक होता है करंट एसेट और एक होता है नॉन करंट एसेट। सेम चीज़ लाइबिलिटी के साथ भी होती है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। अभी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। नॉन करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट एसेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म मतलब क्या, 2 दिन का हम लोग शॉर्ट टर्म पकड़ ले, 2 साल का शॉर्ट टर्म पकड़ ले? नहीं, जो भी 1 साल के नीचे का रहेगा, 1 साल के नीचे का या 1 साल के कम के अंदर का एसेट रहेगा या लाइबिलिटी रहेगा, उसको हम लोग करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी कहते हैं, या शॉर्ट टर्म एसेट या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। जिस भी एसेट या लाइबिलिटी को 1 साल के ऊपर का टाइम लगने वाला है, 1 साल के ऊपर का टाइम लगने वाला है, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कह सकते हैं, या तो नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लाइबिलिटी कह सकते हैं। अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग एसेट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एसेट्स में करंट एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? करंट एसेट्स हो सकते हैं रिसीवेबल्स, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, जो भी कह लो आप। यानी कि आपने किसी को माल बेचा, वो बंदे से आपको माल आना बाकी है, आपसे उसने उधारी पे माल ले लिया। मान लो जैसे आपकी एक किराना की दुकान है, कि 1 किलो शक्कर आके किसी ने ले लिया, वो बोलता है कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुझे कल पैसे देता हूँ। तो ये आपको मालूम है कि कल तक आपके पास पैसे आ जाएंगे, मान लो कल तक भी नहीं आएंगे, अगले हफ्ते आ जाएंगे, तो ये आपको 1 साल के अंदर ही पैसे वापस मिलने वाले। तो ये 1 किलो शक्कर का जो भी पैसा है वो आपका करंट एसेट में आ जाएगा, क्योंकि आपके इन्वेंट्री का माल ही बिका है। ठीक है, दूसरा आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपका करंट एसेट हो गया। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स क्या हो सकते हैं? नॉन करंट एसेट हो सकता है आपका प्लांट। ठीक है, ये जो या जो आपकी दुकान है, ठीक है, वो आपके नॉन करंट एसेट होगा, क्योंकि आप दुकान बेचने जाओगे या प्लांट वो सब बेचने जाओगे तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो 1 साल के अंदर आप बेच पाओगे, नहीं बेच पाओगे। मशीनरी हो गई, ठीक है, वो आपका नॉन करंट एसेट हो गया। जैसे अभी मेरे पास ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप मैंने लिया था 2-3 साल पहले, तो ये जब मैंने लिया था तभी से लेकर अभी तक 3 साल हो गया, 1 साल के ऊपर का टाइम चला गया, तो ये मेरे लिए नॉन करंट एसेट हो गया।
ठीक है, क्योंकि ये 1 साल के ऊपर के टाइम तक चल रहा है। तो वैसी मशीनरी जो होती है वो लोग मतलब आराम से 10 साल 15 साल तक तो मशीनरी चली जाती है, तो एक नॉन करेंट एसेट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है नॉन करेंट एसेट। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हम लोग देख लेते हैं। अभी लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज़ में आपको क्या लगता है कि करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या हो सकती है? देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ में होगा पेएबल्स। जैसे रिसीवेबल्स क्या होता है, हम लोग ने अभी डिस्कस करा कि मैंने किसी को माल बेचा और उससे मुझे पैसे आना बाकी है, वो होता है रिसीवेबल्स। पेएबल्स क्या होता है कि किसी से मैंने माल लिया और मुझे उसको पैसा देना है। ठीक है, मान लो कि मैंने किसी सप्लायर से माल लिया, जैसे मान लो मेरी किराना की दुकान है और मुझे मेरा जो जो भी मतलब जो मार्केटिंग वाला बंदा आता है उधर से मैंने जो भी प्रोडक्ट वोडक्ट ले लिए। अभी मैं उसको बोलता हूँ भाई तू 15 दिन बाद आ, 15 दिन बाद मैं तुझे पैसे दे दूंगा। तो वो मुझे 15 दिन के बाद मुझे पैसे देने हैं उस बंदे को। तो वो हो गया मेरे लिए नॉन करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं ना वो, तो लाइबिलिटी हो गया मेरे लिए। ठीक है, वो एक होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी। दूसरा होता है मेरा, अगर एक एग्जांपल पकड़ेंगे तो यूटिलिटी बिल्स हो गए। ठीक है, मतलब अगर मैं दुकान चला रहा हूँ या कोई भी फैक्ट्री चला रहा हूँ, कंपनी चला रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देना ही पड़ेगा। अगर मैं बाकी अगर कुछ नहीं पकड़ूँ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देना ही पड़ेगा। तो वो होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, सॉरी करंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होता है? नॉन करेंट यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। वो क्या होता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी में आपका आ जाएगा लोन्स। ठीक है, जैसे अगर मैं अपने नॉर्मल मतलब आपके और मेरे एग्जांपल को अगर पकड़ूँ, तो फॉर एग्जांपल आपने होम लोन लिया होगा। ठीक है, होम लोन, अभी होम लोन तो 1 साल का तो मिलेगा नहीं। ठीक है, 1 साल का तो मिलेगा नहीं, मिनिमम आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल वैसे होम लोन लेने पड़ेंगे। तो जब तक आपका होम लोन चल रहा है तब तक आपके लिए नॉन करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ का हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जो भी लोन्स बड़े बड़े टर्म के लिए जो लोन होते हैं, लंबे अवधि के लिए जो लोन होते हैं, वो होते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। और जो छोटे वाले लोन्स हो गए जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे, वो होते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ या करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने कोई पर्सनल लोन लिया है। ठीक है, पर्सनल लोन लिया है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ना। होम लोन लिया है, ठीक है, साथ ही साथ आपने कार लोन भी लिया है, चलो मान लो, और इधर आपके पास एक गोल्ड लोन भी है। ये सब आपके हो गए, ये सब 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। मान लो ये आपने सिर्फ 6 महीने का लिया है, 6 महीने के लिए आपके पास ये लोन है। ये वाला लोन 3 मंथ के लिए है। ठीक है, ये वाला 3 साल के लिए है। ये वाला 15 साल के लिए है। ठीक है, अभी ये सब लोन 1 साल के अंदर ख़त्म हो रहे हैं, तो ये हो गए आपके करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, और ये सब आपके 1 साल के बाद ख़त्म हो रहे हैं, तो ये आपके हो गए नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे समझना होता है एसेट्स और लाइबिलिटी को। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इक्विटी। अभी जैसे कि मैंने बताया कि एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी, ये तीन चीज़ होती है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपके कमेंट के ऊपर रिप्लाई करके या कोई शॉर्ट्स वीडियो एक बना के उसके ऊपर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, या तो चाहिए तो और एक बार एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी यानी कि शेयर्स होते हैं। ठीक है, ये तो हम सभी को पता होगा। अभी जब भी मान लो कि मैंने एक कंपनी शुरू किया है, मैंने एक दुकान शुरू किया है। ठीक है, ये मैंने एक दुकान शुरू किया है। अब ये दुकान बनाने के लिए मुझे 5 लाख रुपए लगे। तो ये 5 लाख रुपए मैंने लाए, मतलब मैंने खुद के जेब से डाले। तो ये 5 लाख रुपए जो स्टार्टिंग में जो बिजनेस बनाने के लिए जो मैंने पैसे डाले हैं, उसको हम लोग कहते हैं इक्विटी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जो भी पैसे आए, ये पैसे मैं वापस कंपनी में री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी पैसे कमाए उसके बाद मैं कंपनी में री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मान लो कि मेरे पहले साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट मैंने खुद नहीं लिया, मैंने बोला कि नहीं, ये दुकान में अपन वापस वो 1 लाख रुपए डालते हैं, इसको और बिजनेस बढ़ाएंगे। तो अभी ओरिजिनल इक्विटी थी वो तो 5 लाख की थी, बट जो मेरी रिटेन्ड इनकम हो गई वो हो गई 1 लाख रुपए, तो टोटल इक्विटी कितनी हो गई? 6 लाख की हो गई। ठीक है, अभी ये ना मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE वर्सेस ROCE का एक वीडियो डाला था, पिछले हफ्ते डाला था। 2024 का शायद से लास्ट वीडियो था वो, जाके देख लेना, पिछले के पिछले हफ्ते डाला था। वो वीडियो पे मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आप वो जाके देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें मैं इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो
इससे मतलब जो भी इक्विटी का जो पार्ट है वो हम लोग को पता चलता है इक्विटी में कि कंपनी का रिटेन्ड इनकम और कंपनी में ओरिजिनल इनकम कितनी थी, ठीक है, ओरिजिनली कितना पैसा लगाया था। अभी बैलेंस शीट समझने के लिए, अभी देखो बैलेंस शीट जैसे इनकम स्टेटमेंट का जो वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, वो दो वर्ड है, देखो सब कुछ है ना, सिंपल से समझना है, कुछ भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी हम लोग को। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, लिखा है इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अंदर क्या बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी कि एक पर्ची है, उधर सब कुछ दिया गया है, ठीक है, ये स्टेटमेंट होता है। इनकम यानी कि आपकी जो सैलरी है या आपको जो कंपनी में जो इनकम आ रही है, या प्रॉफिट एंड लॉस कि आपका प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, उसका स्टेटमेंट बताता है, ठीक है, ये अपने को इनकम स्टेटमेंट बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट का मतलब फिर से वही एक पर्ची है जिधर अपने को सब कुछ लिखा पड़ा हुआ दिखा हुआ रहता है। कैश फ्लो यानी कि कैश का जो फ्लो है, कि ये जो कैश है मेरे पास, ठीक है, ये जो कैश है इसका फ्लो कैसा है, ये बाहर आ रहा है अंदर आ रहा है, और ये बाहर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, और अगर मेरे कंपनी में आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, इसका फ्लो बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बनाया, वो भी आप जाके देख लो, दोनों के ऊपर एक डिटेल्ड एक अच्छा डेडिकेटेड वीडियो बनाया। अभी बैलेंस शीट क्या बताता है, ठीक है, ठीक है, बैलेंस शीट, शीट का मतलब तो अगेन आप लोगों को समझ में आ गया, एक शीट है जिसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। बैलेंस यानी कि बैलेंस करना, ठीक है, जैसे तराजू है, ठीक है, एक तराजू का ये एक साइड है, तराजू का ये एक साइड है, तो दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है तो उसको माइंड नहीं करना अभी, लेकिन क्या बैलेंस करोगे इधर, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ये होता है आपका बैलेंस शीट। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ये आपका होना ही चाहिए। इसको अगर हम लोग दूसरे टर्म्स में पकड़ेंगे, ठीक है, अगर मैं इक्विटी को यहाँ पर लेके आ जाऊँ, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा मैथ तो रहा है लेकिन आप इतना ज़्यादा उसको ये नहीं करना, क्या कहते हैं, माइंड नहीं करना, थोड़ा सा इसके अंदर मैथमेटिक्स है, मतलब आप जिसको भी मैथ्स बचपन में पसंद रहेगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये वाला नंबर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे तो ये प्लस का इधर से माइनस हो जाएगा, तो ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज ऑल्सो इक्विटी, ठीक है। तो ये होता है एसेट्स, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी होना ही चाहिए, तभी आपका बैलेंस शीट प्रॉपर मेंटेन रहेगा। अभी ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। अभी देखो एसेट्स में जैसा कि मैंने बताया मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी यानी कि प्लांट है कंपनी के पास, मेरे पास नहीं, ठीक है, प्लांट है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास मशीनरी है, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास इन्वेंट्री है, ठीक है, समझते हैं, मतलब बहुत 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 सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो मेरे पास एक गोडाउन है, ठीक है, ये मैंने गोडाउन खरीदा है, उस गोडाउन में मैंने मशीनरी लाई है, ठीक है, मतलब जो भी मुझे प्रोडक्ट बनाना है, मान लो मुझे एक फ़ोन का कवर बनाना है, तो मैंने एक छोटी सी दुकान खोली है, ठीक है, और छोटी सी दुकान में मैंने दो छोटी सी मशीन डाली है, फिर उसके बाद उस मशीन से मैंने मान लो 20,000 कवर बना दिए, फ़ोन के कवर बना दिए, ठीक है, ये तो मेरे लिए एसेट्स हो गए, क्योंकि ये माल बिकेगा तब मेरे पास पैसा आएगा, इस ये माल बेचने के लिए, ये माल बनाने के लिए मुझे ये मशीनरी लग रही है, ये मशीन रखने के लिए मुझे ये प्लांट लग रहा है, तो ये तो मेरे लिए एसेट्स हो गए। लेकिन ये सब एसेट्स जोड़ने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से है, ठीक है, पैसे मेरे पास दो ही तरीके से आ सकते हैं, या तो जो कंपनी का ओनर है या शेयर होल्डर है, वो लोग ने पैसे दिए होंगे, करेक्ट, वो लोग ने पैसे डाले तब जाके कंपनी के पास प्लांट खरीदने के मशीनरी खरीदने के पैसे आए। या तो फिर दूसरा तरीका है कि मैंने लोन लिया है, ठीक है, दो ही तरीके हो सकते हैं ना, या तो मैं किसी से मतलब शेयर होल्डर्स लोग से पैसा लूँ जिसको मैं एक मतलब अपना कम बिजनेस में मैं कुछ हिस्सेदारी दूँ और फिर बोल दूँ भाई तुम्हारा पार्टनर बन जा और मुझे कुछ पैसे दे दे तो मैं अपना बिजनेस बढ़ा लूँ, वो एक तरीका है बिजनेस लेने का। या तो फिर मुझे किसी को बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं बनाना है, मैं बैंक से जाके लोन लूँगा, ये दो ही तरीके हैं, करेक्ट। अभी ये हो गया इक्विटी का पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये शेयर होल्डर का पैसा है, बट ये हो गया लाइबिलिटी का पार्ट, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में मुझे किसी को पैसे वापस नहीं करने टेक्निकली जब तक कंपनी चल रही है, बट लोन के पैसे तो मुझे वापस करने, तो ये तो मेरा लाइबिलिटी हो गया, ये मेरा इक्विटी हो गया, करेक्ट। लेकिन
कल को अभी ये क्यों क्यों बैलेंस होना चाहिए बताता हूँ मैं। ये देखो इधर एसेट्स हो गया, ठीक है, ये चीज़ इधर आ गई इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। मैं काम करता हूँ सब निकाल देता हूँ। एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। अभी जब तक कंपनी सब कुछ सही चल रहा है तब तक चल रहा है। मान लो कभी कुछ हो गया जिसके वजह से कंपनी को बंद करना पड़े, ठीक है, या कंपनी बंद हो जाती है, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, या कुछ भी इंडस्ट्री में ही कुछ एकदम बवाल हो गया कि जिसकी वजह से इंडस्ट्री बंद होनी पड़ रही है, कुछ भी एक्स वाई जी रीज़न की वजह से बंद होनी पड़ रही, तो जितने भी मेरे एसेट्स हैं ये सबको बेचने के बाद मेरे इस कंपनी के मतलब कंपनी के सारे ऑब्लिगेशंस, ठीक है, यानी कि जितनी भी जिम्मेदारी होती है कंपनी की वो सब कुछ कंपनी को पूरा करना पड़ता है। यानी कि कंपनी ने जितने भी लोन लिए रहेंगे, मान लो 5 करोड़ रुपए का लोन है, तो 5 करोड़ रुपए का लोन मुझे चुकता करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर लोग रहेंगे, मान लो लोग ने 50 लाख रुपए डाले थे, तो उन लोगों को भी तो वो लोग के पैसे वापस चाहिए होंगे ना। तो इसीलिए एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी एंड लाइबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। समझे आप? क्योंकि देखो कंपनी कभी भी, कंपनी का खुद कुछ नहीं होता, कंपनी हमेशा किसी से लेकर ही बनती है, मतलब कंपनी एक इंडिविजुअल नहीं है, करेक्ट। तो कंपनी का किसी से लेकर कुछ नहीं बनता, मतलब सॉरी, कंपनी का खुद से ऑटोमेटिक कंपनी पैदा नहीं होती, कंपनी में हमेशा कोई ना कोई इन्वॉल्व रहता ही है। मतलब क्या बोलते हैं, ओनर ने पैसे डाले तब जाके इक्विटी आई, ठीक है, ओनर ने लोन लिया तब जाके लाइबिलिटी आई, ठीक है। अभी अगर मेरी खुद की दुकान है, ठीक है, एसेट लाइबिलिटी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं कंपनी को, बिजनेस को, जब एक मैं एक छोटी सी दुकान को जब एक बिजनेस बनाऊंगा, तब ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, और ये सब चीज़ें अगर रहेगी जगह पर, तभी एक कंपनी का एक मुझे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या फाइनेंशियल हेल्थ पता चलेगा। अब ये कैसे पता चलता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले एक और एक चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी है। अभी देखो हम लोग ने जब इनकम स्टेटमेंट का जो वीडियो बनाया था, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि चारों क्वार्टर में इनकम स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एक एनुअल रिपोर्ट भी आता है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट भी आता है। तो इनकम स्टेटमेंट पूरे साल में 5 बार आते हैं, ठीक है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो साल में एक ही बार आता है, ठीक है, साल में एक ही बार आएगा, जो कि ईयर एंड पे अपना आता है, ठीक है। जो बैलेंस शीट होता है वो अपने को साल में 2 बार कंपनी पब्लिश करती है, हाफ ईयरली पे H1, यानी कि पहले 2 क्वार्टर होता है H1, फिर उसके बाद H2 यानी कि आखिरी 2 क्वार्टर, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो में। दूसरा, बैलेंस शीट कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट से काफ़ी ज़्यादा अलग क्यों है, बताता हूँ आपको। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट, ये दोनों आपको एक पीरियड का आपको डेटा देते हैं। मतलब मैं नहीं समझा, ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पूरे साल का एक डेटा बताएगा कि ये साल के अंदर पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, ये सब बताएगा, ठीक है। ये आपको बताता है इनकम स्टेटमेंट। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देख रहे हो तो इस क्वार्टर में कितना सेल्स बनाया, कितना नेट प्रॉफिट आया, कितना आपका इबिट्टा है, अलाना फलाना, वो सब कुछ बताता है। या फिर अगर एनुअल देख रहे हो तो एनुअल में भी आपको वो पूरे साल का वही सेम डेटा बताएगा। लेकिन क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में या इनकम स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती है क्या? मतलब आप बोलोगे कि क्वार्टर 1 में सेल्स थी 100 करोड़ रुपए की, ठीक है, क्वार्टर 2 में सेल्स थी 200 करोड़ रुपए की, तो हम लोग ये मान सकते थे कि क्वार्टर 2 में सेल्स टोटल 300 करोड़ की होगी, क्योंकि पिछले वाले क्वार्टर में तो 100 करोड़ की क्या था, इस वाले क्वार्टर में 200 करोड़ की क्या, तो हम लोग क्वार्टर 2 में 300 करोड़ मान लेते हैं। ऐसा आप लोग करते हो क्या? नहीं करते हो ना। लेकिन बैलेंस शीट में चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती है। क्यों? क्योंकि आपका एसेट्स और लाइबिलिटी आपके लॉन्ग टर्म होंगे, करेक्ट। आपको ये कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। कि आपने मान लो अभी होम लोन लिया, ठीक है, ये आपकी एक लाइबिलिटी है, तो आपने मान लो 1 साल वो पैसे भरे, 1 साल अपने होम लोन के पैसे भरे, तो आप अगले साल नहीं भरोगे, नहीं भरोगे तो आपका घर जब्त हो जाएगा, करेक्ट। वैसे ही है ना। या आपने मान लो
कि आपने एक लैपटॉप लिया, या आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप शॉर्ट्स बनाते हो, रील्स बनाते हो, आपके पास एक फ़ोन है, आईफोन ले लिया आपने, तो ये आपका एसेट सिर्फ एक ही साल कमाएगा? नहीं ना, ये जब तक आपके पास फ़ोन चल रहा है तब तक आपका एसेट्स कम आएगा। ठीक है, तो ये एसेट और लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड होती ही रहती है जब तक वो लोग का वैल्यू वो नहीं है, जब तक वो आपके मतलब कंपनी के बुक्स में वो एसेट्स और लाइबिलिटी जब तक है तब तक वो कैरी फॉरवर्ड होती ही रहेगी। ठीक है, तो ये दूसरा फ़र्क होता है एसेट्स और सॉरी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है, मैं अभी भी आप लोगों को कहूँगा कि पहले आप इनकम स्टेटमेंट समझे, कैश फ्लो स्टेटमेंट समझे और बैलेंस शीट समझे, तीनों समझने के बाद ही कभी भी फाइनेंशियल डिसीजन फंडामेंटल एनालिसिस करना, उसके पहले कभी नहीं करना। नहीं तो आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लोगे, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और कहीं ना कहीं आपको कंपनी में लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इधर एग्जाम्पल बता देता हूँ कि कैसा बैलेंस शीट दिखता है। आप सभी को मालूम रहेगा, स्क्रीनर की वेबसाइट में यूज़ करता हूँ। इधर आप देखोगे तो इधर क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए जो कि हम लोग का इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है या कैश प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पार्ट है। दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तीसरा वापस हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। इधर आता है बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट में जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग को तीन चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, हम लोग को देखना होता है इक्विटी। जो इक्विटी कैपिटल जो होता है ना, ये होता है इन्वेस्टर्स का पैसा। ठीक है, 544 करोड़, अभी यहाँ पर आपने देखोगे 3 करोड़ रुपए बढ़ गए, क्योंकि 3 करोड़ रुपए बढ़ गए यानी कि लोग ने किधर और माल बेचा बाहर, उससे उसने 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे। फिर 15 करोड़ रुपए बढ़ गए, फिर उसके बाद और कुछ पैसे बढ़ गए। अभी ये लोग के पास 651 करोड़ रुपीज़ है, पिछले 2 क्वार्टर से या 3 क्वार्टर से 651 करोड़ रुपीज़ है। ये जो रिजर्व्स है ये होती है रिटेंड इनकम। ठीक है, यानी कि ये जो पैसा जो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, ये कंपनी के पास ही वो लोग ने रखा हुआ है, ताकि कुछ भी ये लोग को कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा तो ये लोग को, अगर मान लो कोई एक्विजिशन करना होगा तो लोग एक्विजिशन कर सकते हैं, किधर कुछ नया प्रॉपर्टी खरीदना होगा वो लोग खरीद सकते हैं। तो ये हो गया इक्विटी। ठीक है, लाइबिलिटीज़ में क्या क्या होता है, जो भी बोरोविंग्स है वो लाइबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, इधर आप देखोगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ठीक है, जितनी भी लॉन्ग टर्म, अभी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है ही नहीं लोग की, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है नहीं। लीज लाइबिलिटीज़, ये लोग का लीज लाइबिलिटी है, क्यों? क्योंकि डीमार्ट का बिजनेस ही ऐसा है। वो लोग जितने भी शॉप, काफ़ी सारी लोग की शॉप्स रहेगी जिन लोग का रेंट देना होगा ये लोग को, तो 713 करोड़ रुपए का ये लोग का रेंट जाता है, तो वो लोग का लीज लाइबिलिटी हो गया। अदर बोरिंग्स था जो अभी है वो अभी नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखोगे अदर लाइबिलिटीज़। अदर लाइबिलिटीज़ में इधर क्या है, ये लोग का ट्रेड पेएबल्स, जैसा कि मैंने कहा था ट्रेड पेएबल्स ये लोग का एक लाइबिलिटी है। 1300 करोड़ के आसपास के लोग का लाइबिलिटी अभी डीमार्ट के पास, मतलब 1300 करोड़ रुपए ये लोग के सप्लायर को देना है। दूसरा अदर लाइबिलिटी आइटम्स यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मशीन वशीन का जो भी खर्चा हो गया, छोटा मोटा तेल पानी वाला जो खर्चा हो जाता है, ये वो सब खर्चे रहेंगे। ठीक है, जिसको लोग ने अदर्स या मिसलेनियस भी हम लोग कहते हैं, वो 900 करोड़ का है। तो टोटल ये लोग का लाइबिलिटी कितना हो गया? ठीक है, मैं अगर इधर बताऊँ तो ये लोग का टोटल लाइबिलिटी हो गया 713 करोड़, नहीं सॉरी 713 करोड़, और ये 2200 करोड़, 3000 करोड़ की टोटल लाइबिलिटी हो गई ये लोग की। दोनों को प्लस कर दोगे तो 3000 करोड़ हो जाएगा। और ये तीनों को आपने प्लस किया। ठीक है, ये तीनों को आपने प्लस किया, लाइबिलिटी और इक्विटी को। ये देखो, ये हो गया लाइबिलिटी, ये दोनों हो गया इक्विटी। ठीक है, इक्विटी और लाइबिलिटी दोनों को आपने प्लस किया, कितना आया? 23,040 करोड़। ये आपके एसेट्स है, कितना है? 23,040 करोड़। दोनों हो गया इक्वल। ये हम लोग बोलते हैं ना, LHS इक्वल टू RHS, मैच हो गया, खत्म। जब तक ये मैच नहीं होगा तब तक आपका बैलेंस शीट कभी नहीं बनेगा। ठीक है, मैं कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जो भी कॉमर्स स्टूडेंट होगा वो लोग को पता होगा कि ये सब जो बैलेंस शीट वो सब होता है वो सब काफ़ी बारी नहीं बनते हैं। ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटी क्रेडिट डेबिट, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट मैंने काफ़ी सारे मेरे दोस्त भाई ये लोग से सुना है, तो थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे। ठीक है, तो अभी एसेट्स देख लेते हैं। एसेट्स में क्या क्या होंगे? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं कि देखो, जो इन्वेंट्री है वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, क्योंकि वो कम ज़्यादा हो सकती है ना। लैंड है वो फिक्स्ड एसेट है, वो आपका फिक्स्ड ही है। उधर आपके पास लैंड है, बिल्डिंग्स है, ठीक है, प्लांट मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, कंप्यूटर्स है, फर्नीचर्स है। फर्नीचर्स क्यों, आप क्यों बोलोगे फर्नीचर्स क्यों है भाई एसेट? क्योंकि भाई आपने एम्प्लॉयज़ रखे हो, एम्प्लॉयज़ के वजह से आपको कहीं ना कहीं, अभी एम्प्लॉयज़ तो छोड़ दो, आपके दुकान में शेल्फ्स है क्योंकि उसके ऊपर आप सामान रख रहे हो, तो वो भी तो फर्नीचर ही है ना। तो वो भी आपका ये हो गया। व्हीकल्स, व्हीकल्स क्यों? डिलीवरी के लिए आपको लगता है भाई जगह, मेरे को डिलीवरी करवाना है, वो डिमांड के ऐप्स है उस पर डिलीवरी करवानी है। 17 करोड़ के हैं एसेट्स। ठीक है, मैं सॉरी वो साइड देख रहा था, बट आप कोई भी साइड देखो आप,
कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, नंबर्स तो हम लोग बाद में देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है। इंटैंजिबल एसेट्स, इंटैंजिबल एसेट्स, ओहो भाई ये बहुत सही चीज़ है। अभी ना इसको समझने के लिए ना डी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ये मैं एक्चुअली डीमोनेटाइजेशन बोलने लगा था। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन समझना ज़रूरी है। उसके ऊपर मैं ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा। आपको अगर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं डेफिनेटली एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इनटैंजिबल एसेट्स, अभी इनटैंजिबल एसेट्स के लिए तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनटैंजिबल का सीधा सरल मतलब जिसको हम लोग टच या फील नहीं कर सकते हैं, टच या फील नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जैसे कि कोई ऐप हो गया, ठीक है, मतलब ऐप को हम लोग फ़ोन के स्क्रीन के थ्रू टच कर सकते हैं, बट ऐसे हम लोग छू नहीं सकते ना। जैसे मैं लैपटॉप को छू सकता हूँ, मेरे पास पेन है मैं उसको छू सकता हूँ, मेरे पास ये हेडफोन माइक है उसको मैं छू सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐप को मैं छू नहीं सकता, फील नहीं कर सकता हूँ, करेक्ट। तो वो हो गया इंटैंजिबल एसेट। कोई ये लोग का ट्रेडमार्क हो गया, वो लोग का इंटैंजिबल एसेट्स हो गया। कोई सॉफ्टवेयर हो गया, वो हो गया इंटैंजिबल एसेट्स। वो होता है टैंजिबल का मतलब है जो छू सकते हैं हम लोग। तो टैंजिबल एसेट्स में लोग क्या क्या हो जाएगा, लैंड लगा टैंजिबल एसेट्स है। लैंड को मैं बाकायदा टच कर सकता हूँ, उसको फील कर सकता हूँ। मशीन को मैं फील कर सकता हूँ, ये लोग के इक्विपमेंट्स को फील कर सकता हूँ। तो वो हो गया टैंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो ये सब हम लोग को यहाँ पर समझ में आ जाता है। और क्या है, ठीक है। CWIP, CWIP क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा, मैंने जितने भी टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो किए होंगे, मैं हमेशा एक चीज़ पर गौर करता हूँ, CWIP जिसका मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या है, पैसा। ठीक है, पैसा। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या है, ये पेंडिंग है। ठीक है, मतलब कुछ तो मैंने इधर पैसा डाला हो जिसके लिए पेंडिंग है, तो मैंने पैसा लगाया हूँ कोई ऐसी चीज़ के लिए जो अभी तक पूरी बनी नहीं है, बट जब ये बनेगी तो ऑब्वियसली वो मेरे कंपनी के लिए एसेट्स होगी। ठीक है, तभी तो मैं पैसे लगा रहा हूँ ना उसके ऊपर। मान लो मुझे एक नई दुकान डालनी होगी, तो दुकान का काम नहीं बना है, पूरा काम नहीं हुआ, मतलब मान लो मैंने दुकान खरीद लिया है, 10 लाख दे के मैंने दुकान खरीद लिया है। ठीक है, तो वो मेरे किस में आ जाएगा, वो मेरे प्लांट में आ जाएगा या प्रॉपर्टी में, पकड़ लीजिए प्रॉपर्टी में आ गया। ठीक है, लेकिन वो 5 लाख रुपए मैंने उसके फर्नीचर के लिए भी डाले हो, क्योंकि मुझे शायद कुछ फर्नीचर बनाने होंगे या कुछ उधर सेटअप वैसा करना होगा। लेकिन अभी तक जब तक वो फर्नीचर बने नहीं है तब तक तो मैं दुकान चला नहीं सकता हूँ, या जो भी मेरा उधर XYZ उधर जो भी मुझे काम करना होगा वो तब तक मैं कर नहीं सकता। मैंने तो सिर्फ दुकान खरीद के रख दिया हो। ठीक है, अभी खाली सिर्फ दुकान पड़ी है, अंदर कुछ काम नहीं किया है, उसके अंदर कलर करवाना है मुझे, ब्रांडिंग वैंडिंग करवानी है, वो सब मैंने कुछ करा नहीं हो। बट उसके लिए मैंने 5 लाख रुपए डाले हो, तो वो 5 लाख रुपए मुझे अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा ना। तो वो 5 लाख रुपए मैं कहाँ दिखाऊंगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। क्योंकि जैसे ही वो 5 लाख रुपए का काम हो जाएगा तो मैं ये प्रॉपर्टी में काम करना शुरू करूंगा, तो उससे मुझे इनकम आएगी। तो ये 5 लाख रुपए मेरे लिए एसेट हो गया, मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर मेरी दुकान अच्छी है तब जाके वो दुकान देख के कस्टमर्स आएंगे मेरे पास, कस्टमर्स आएंगे, सेल होगी, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में क्या होता है, ठीक है, इन्वेंट्रीज जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि भाई मुझे किसी से पैसा लेना है, कैश, कैश इक्विवेलेंस। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, छोटे मोटे लोन। ठीक है, छोटे मोटे लोन मतलब एकदम ही छोटे टाइम टाइम पीरियड वाले लोन। अभी जैसे आप मानोगे नहीं कि छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट, सॉरी छोटे मोटे लोन नहीं, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स, वो क्या अभी मैं बताता हूँ। दो चीज़ हम लोग को समझना है, कैश इक्विवेलेंट्स और लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, इसके लिए मैं वापस आप लोगों को नोटपैड पे लेके आता हूँ। ठीक है, अभी देखो मेरे पास, मान लो मेरी पगार 50,000 है। ठीक है, मेरे सब कुछ खर्चे वर्चे करने के बाद 49,000 रुपीज़ खर्चे होने के बाद मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपया बच रहा है। अभी मैं 1,000 रुपया अगर मैं किधर इन्वेस्ट करूँ, मुझे अगर 10% भी इंटरेस्ट मिलेगा तो भी मेरे पास सिर्फ 100 रुपये आएगा। तो मेरे लिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है वो। ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली उसको इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं उसको शायद नॉर्मली खर्चे कर दूंगा। बट मान लो ये 50,000 की जगह मेरी सैलरी 50 लाख होती। ठीक है, एग्जाम्पल 50 लाख होती मेरी सैलरी, जिसमें से मेरे पूरे खर्चे वर्चे करने के बाद मान लो 40 लाख रुपए मैंने खर्च भी कर दिया, 10 लाख रुपए बचे मेरे पास। ठीक है, 10 लाख रुपए बचे मेरे पास। अब ये 10 लाख रुपए का अगर मुझे 5% भी इंटरेस्ट मिलता है तो ही मेरे पास कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये आ जाएंगे। 50,000 रुपये तो भाई बहुत बड़ा अमाउंट है ना।
मेरी सैलरी का 1% है भले से, लेकिन फिर भी 50,000 रुपये तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। 50,000 रुपये से आज भी मैं बहुत कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। तो वो मैं अपने बैंक में क्यों रखूँ, जहाँ पर मुझे 2-3% का इंटरेस्ट मिलेगा, वहाँ पर सोचा मैं भले से 5% का इंटरेस्ट ले लूँ, जिसके ऊपर मुझे ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा। बॉन्ड ले लिए मैंने, कुछ भी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम में डाल दिए, छोटे मोटे छोटे शॉर्ट टर्म के लिए, जो शॉर्ट टर्म्स यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 60 डेज टू 180 डेज के अंदर जिसका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मुझे इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। तो वो हम लोग कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं, वो कैश की तरह ही है। कैश के जितना ही लिक्विड है, लिक्विड का मतलब कहता है उतना जल्दी एक्सेसिबल। अभी जैसे आ, मेरे जेब में अगर 500 रुपये अभी कैश है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरे लिए वो एकदम लिक्विड है ना, जेब से निकाला दे दिया, ठीक है। अगर मैंने वही 500 रुपये की एफडी करा के रखा हो, ठीक है, तो वो भी लिक्विड ही है, क्योंकि फ़ोन ऐप से मैं निकाल सकता हूँ। तो इतना ज़्यादा मेरे लिए वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इशू नहीं है कि भाई मुझे टाइम ही लगेगा और अभी एकदम कर नहीं सकता। आजकल तो ताबड़तोड़ आ जाते हैं, मैंने अभी अप्लाई करा, दूसरे टाइम मतलब 10 मिनट में आ गए पैसे मेरे अकाउंट में। मान लो यही मेरे पास स्टॉक्स है, ठीक है, और अभी फ्राइडे इवनिंग हो रही है, तो ये लिक्विड है क्या? लिक्विड है, लेकिन ये लोग के जितना लिक्विड नहीं है। इतना जल्दी मैं फटाक से पैसे नहीं निकाल सकता हूँ। मुझे मंडे का वेट करना पड़ेगा, ऑर्डर पंच करना पड़ेगा, सेल ऑर्डर, फिर उसके बाद ब्रोकर से पैसे डालने पड़ेंगे, फिर वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्यूसडे या वेंसडे को आएंगे, ठीक है। तो जो पैसे की ज़रूरत मुझे फ्राइडे को थी, वो मुझे पैसे के लिए 4 दिन वेट करना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा कम लिक्विड है, ठीक है। तो कैश इक्विवेलेंट्स का होता है कैश के जितना ही समझो लिक्विड हो जाता है, कि मतलब आज पैसे मांगे तो आज शाम तक या कल तक मैक्सिमम मेरे पास पैसे आ गए। लोन्स एंड एडवांसेस, अभी आप कहोगे कि मैंने जब बताया आपको कि भाई लोन्स तो लाइबिलिटीज़ में आते हैं, ठीक है, सही बात है, लोन्स लाइबिलिटीज़ में आते हैं, तो ये एसेट्स में क्यों दिखा रहा है? तो क्या किसी ने आपको कहा है कि अगर आपने एक बैंक से पर्सनल लोन लिया है, ठीक है, आपने बैंक से पर्सनल लोन लिया है 3 लाख रुपए का, ठीक है, और अगर आपके दोस्त ने आपसे 10,000 रुपये मांगे, तो क्या आप उसको 10,000 नहीं दे सकते? ऐसा किधर लिखा है? नहीं लिखा है ना। तो अगर आपने आपके दोस्त को या रिश्तेदार को या किसी को भी आपने 10,000 रुपये उधार दिए, तो वो भी तो आपका एसेट्स हो गया ना। मान लो आपने उधार दिए और ऊपर से इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हो उसको, आप 10,000 पे 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। कैसे दोस्त हो यार, आप अपने दोस्त से 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो? नहीं करना चाहिए, ठीक है, मजाक की बात और है। बट आपको उसके ऊपर 1,000 रुपये इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो ये तो आपके लिए एसेट ही हो गया ना, समझ रहे हो? तो ये जो कंपनी जो किसी और कंपनी को लोन देती है, शायद वो लोग के सप्लायर्स होंगे, नॉर्मली कोई दूसरे कंपनी को लोग ने लोन दे दिया, किसी को भी लोन वोन दे दिया, वो होता है कंपनी के लिए एसेट्स, ठीक है। यह इस तरीके से समझा जाता है बैलेंस शीट को, ठीक है। अभी है ना, मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा ना, यहाँ पर है ना, मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स पे। ये मैंने फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट 2024 ऑलरेडी इधर डाउनलोड करके रख दिया हो, ठीक है। जैसे आप इधर जाओगे ना, तो इधर आपको मिलेगा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में हम लोग को देखना है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, ठीक है। इधर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखेंगे 180 पे। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है ना, इनकम स्टेटमेंट वाले वीडियो पे मैंने बहुत अच्छे से बताया, आप एक बार जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा वो वीडियो कैसा, मतलब बहुत ही अच्छे से बनाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, देखते हैं 180, 180 डाला, एंटर मारे, पहुँच जाएंगे इधर। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिख रही है कहीं पर? ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि वो सेकंड पेज से इंडेक्स चालू होता है ना, तो इसके लिए, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूँ यहाँ पर, तो इसके अंदर हम लोग को मालूम पड़ता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये मत सोचना कि भाई कि वीडियो इधर ही ख़त्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो ये बिल्कुल भी मतलब ध्यान देना इस बात पर। तो अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये लोग ने करंट एसेट, नॉन करंट एसेट लिखे है, जो कि मैंने बताया आपको लॉन्ग टर्म के है, और करंट एसेट लिखे यानी कि शॉर्ट टर्म वाले। अब यहाँ पर डेफिनेटली सब कुछ पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इक्विटी एंड अदर इक्विटी लिखा है, ठीक है, ये आपकी इक्विटी पार्ट हो गई। फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लिखा है, लीज लाइबिलिटी, ठीक है। फिर और भी अदर लाइबिलिटीज़ है, यहाँ पर है ना, देखो ये नोट्स है ना, नोट्स इधर 2, 2, 3, 4, ये सब ऐसे नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर भी आप जाके देखोगे ना, तो उधर और डिटेल में बताया रहेगा। इधर लोग को डिटेल में बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक स्टेटमेंट बताते हैं। क्योंकि अगर ये लोग डिटेल में इधर बताने लगे तो बहुत गिचिड़ पिचिड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप ये नंबर भी दबा के, मतलब जैसा मैंने ऊपर इधर दबाया 180
प्रेस करके गया मैं वो पेज पे, तो उस पेज पे जाके आप वो नोट्स भी पढ़ोगे ना, तो और आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई ये लाइबिलिटी है तो क्यों है, किसको पैसे दिए, कितने पैसे दिए, अलाना फलाना डिमकाना सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी हम लोग को इधर समझना रहता है, तो वो और भी अच्छे से पढ़ सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि फाइनेंशियल या फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं होता है, बहुत कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती है। कंपनी के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है कि इंडस्ट्री कैसा ग्रो कर रही है, फ्यूचर क्या है, कितने इससे ग्रो कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो चलो वो तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कभी फ्यूचर वीडियो में। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ इधर दिया है। करेंट लाइबिलिटीज़ आप देख लो, लीज लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। देखो ट्रेड पेएबल्स ड्यू टू, वो भी लोग ने लिखा है, अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, जो हम लोग ने उधर देखा था उधर से सिर्फ ट्रेड ट्रेड पेबल्स लिख के ख़त्म कर दिया था। इधर छोटे वाले बिजनेस का भी कितना है, बड़े वाले बिजनेस का भी कितना है, वो सब भी लोग ने लिखा है। प्रोविजनिंग्स भी लोग ने बता दिया कि भाई इधर कुछ खर्चा वर्चा आ गया तो उसके लिए लोग के पास कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे नहीं चाहिए, वो अलाना फलाना, वो सब भी इधर लिखा है। आप डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हो। और ये सिर्फ एवेन्यू सुपर मार्केट, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए ले रहा हूँ। कोई भी कंपनी उठा लो, स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज़्यादा कंपनी है, कोई भी कंपनी उठा लो, देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कंपनी का, अरे खुल, हाँ, अभी आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है। जैसे कि मैंने बताया था, एसेट्स और लाइबिलिटी में दो चीज़ें होती है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। सेम चीज़ लाइबिलिटी में भी हो गई। ठीक है, अभी करंट एसेट में मतलब 1 साल के नीचे वाले एसेट हो गए। ठीक है, 1 साल के कम वाले, ये 1 साल के ऊपर वाले, ये 1 साल के ऊपर वाले, ये 1 साल के नीचे वाले। अभी मान लो मेरी करंट लाइबिलिटी 1,000 करोड़ की है। ठीक है, मुझे 1,000 करोड़ का पैसा देना है बाहर, मतलब मैंने मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मेरे को सप्लायर को पैसे देने हैं, जो भी एक्स वाई जी रीज़न की वजह से मुझे 1,000 करोड़ बाहर देने हैं, लेकिन मेरे पास करंट एसेट सिर्फ 500 करोड़ के है। तो ये बहुत ही बुरी सिचुएशन हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि कंपनी के पास वो पैसे ही नहीं है जो मैं अपना करंट लाइबिलिटी को फुलफिल कर सकता हूँ। हमेशा जब भी आप बैलेंस शीट एनालिसिस करोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर मेरे पास 1,000 करोड़ अब भी जेब में पड़े, मान लो 1,000 रुपये पड़े, ठीक है, 1,000 करोड़ जेब में कोई रखता नहीं है। ठीक है, 1,000 रुपये पड़े और मुझे कल मेरे घर का लाइट बिल भरना है 300 रुपये, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे तो आजकल इतना सस्ता लाइट बिल रहा भी नहीं है, बट मान लो 300 रुपये लाइट बिल भरना है, तो मैं क्या इजीली इसको पे कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ठीक है, यही बात अगर उल्टी हो जाए कि मेरे जेब में सिर्फ 300 रुपये पड़े और लाइट बिल मुझे भरना है 1,000 रुपये, तो ये मैं भर सकता हूँ? नहीं भर सकता हूँ। मतलब भर तो सकता हूँ, बट मुझे या तो उसके लिए लोन लेना पड़ेगा किसी से, या तो बैंक से लोन लो, कि सब उधार लो, या तो फिर मेरी इन्वेस्टमेंट बेचो, कुछ ना कुछ वैसा करना पड़ेगा। और मान लो जैसे सैटरडे संडे है, मंथ एंड है, तो उसमें मैं वो मंथ एंड में तो मुझे कोई लोन देगा भी नहीं, सैटरडे संडे तो बैंक नहीं चालू होगा, स्टॉक मार्केट चालू नहीं होगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बेच नहीं पाऊंगा, तो इससे मेरी लाइबिलिटी फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और हमारी छोटी मोटी लाइबिलिटी तो फिर भी ठीक है, हम लोग के लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता रहेगा, बट जब कंपनी के ऊपर बात आती है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और काफ़ी सारी कंपनी इसकी वजह से बैंकरप्ट भी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी कंपनी की केस स्टडीज़ है जो आप मानोगे नहीं कि कंपनी सिर्फ इसी चक्कर में बैंकरप्ट हो गई है। ठीक है, अगर आपको केस स्टडीज़ भी चाहिए कोई कंपनी की, जो कंपनी ने बुरा परफॉर्म करा है या काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, कैसे ये लोग ने अपनी फाइनेंशियल्स बदले, प्रोडक्ट बदले, ये लोग का मार्केट स्ट्रैटेजी बदला, वो सब के ऊपर भी अगर आपको केस स्टडीज़ चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं वो वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ठीक है, ये मैं वीडियो में कम से कम 5वीं 6ठी बार बता रहा हूँ, बट ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दे के ही समझना, फिर ही इन्वेस्ट करना। तीनों रीड करना, अच्छे से समझना, फिर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना। डेफिनेटली ये तीनों तो आपको एक एक पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, उसके बाद हम लोग को मतलब पीई रेशो देखना पड़ता है, कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, पीबी रेशो देखना पड़ता है, डेट टू इक्विटी रेशो देखना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद करंट मार्केट प्राइस इसका क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट्स क्या है इस इंडस्ट्री को लेकर, स्टॉक को लेकर। ठीक है, कुछ किधर कुछ ये लोग का क्या बोलते हैं, कुछ केस वेस वो सब तो नहीं चल रहा है, कुछ स्कैम एम तो नहीं चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें भी है, लेकिन एटलीस्ट आप ये तीन चीज़ें देखोगे ना, तो आपको
एक थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगा, बाकी ये सब चीज़ें आप एक बार नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट क्योंकि देखो अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रांग है, ठीक है, फाइनेंशियल्स अगर उसके मजबूत है ना, तो अगर मान लो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स 100 रुपये के हैं, कंपनी का आज स्टॉक प्राइस 5 रुपये का चल रहा है, तो आज नहीं तो कल कंपनी उस वैल्यू के आसपास पहुंच ही जाएगी। या फिर अगर कंपनी 100 रुपये की है, ठीक है, आप देख रहे हो इसका करंट मार्केट प्राइस तो 1000 रुपये का चल रहा है, तो भी इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बनता है कि नहीं बनता है, कि भाई सिर्फ 1000 रुपये का प्राइस चल रहा है, सब लोग खरीद रहे हैं तो भाई मैं भी खरीद लूँ क्या। वो आपको ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाएंगे कि भाई आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए तो क्यों, नहीं खरीदना चाहिए तो क्यों, आपको जो बोलते हैं ना वाई, आपको आपका वाई मिल जाएगा। फिर उसके बाद हाउ, तो वो तो ठीक है, कैसे खरीदना है वो तो हम लोग बाद में देख लेंगे। क्यों खरीदना है या नहीं खरीदना है, पहले उसका डिसीजन बनाना है। कैसे खरीदना है, यानी कि क्या हम लोग को 1000 रुपये के प्राइस पे खरीदना है, 900 पे खरीदना है, 1200 पे खरीदना है, सब एक साथ खरीदना है, कि पाँच पाँच शेयर लेके खरीदना है, वो सब बाद में देख लेंगे। पहले ये तो डिसाइड कर ले खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ठीक है। तो ये सब हम लोग को समझ में आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबा देना, अपने दोस्तों के साथ रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा, कौन से और दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।